स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम बात करेंगे मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य के विषय में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य माना जाता है जो भारत का पहला और अंतिम सबसे विस्तृत और ऐतिहासिक साम्राज्य था। इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत था। यहाँ हम बात करें कि मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, तो इसके बारे में दो मत सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। या तो मौर्य क्षत्रिय थे या मौर्य शूद्र थे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें क्षत्रिय की, तो इसके विषय के अंदर महापरिनिर्वाण सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य क्षत्रिय थे। इसके अलावा देखिएगा बहुत सारे जैन और बौद्ध धर्म साहित्य के अंदर भी इन्हें क्षत्रिय ही कहा गया है। अशोक के जो शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार भी मौर्य क्षत्रिय ही थे। लेकिन जो विशाख दत्त हैं उनके द्वारा लिखी हुई जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है, जो कि उस समय का पहला भारतीय जासूसी उपन्यास माना जाता है, इसके अंदर जो है इन्हें वृषल कहा गया है, जो संबंधित है शूद्र कुल से, यानी नीच कुल से ये संबंधित है। वृषल जो है नीच कुल या शूद्र कुल के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता था। दोस्तों देखिएगा 323 ईसा पूर्व में भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये अपने आप ये नहीं कर पाए थे। दोस्तों, इनकी प्रतिभा की पहचान की थी चाणक्य नामक व्यक्ति ने, और ये बाद में इनके प्रधानमंत्री भी बनकर के रहे थे। पूरी ट्रेनिंग चाणक्य के द्वारा ही इनको दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ में मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किसने की? चंद्रगुप्त ने की। किसके साथ मिलकर की? चाणक्य के साथ में मिलकर के की। किसको हरा करके? घनानंद को। और घनानंद कौन से वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था, जिसको हराने के बाद में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब जो यूनानी साहित्य हमें मिलता है, जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी जो मिलती है, तो वहाँ पर इन्हें सेंड्रोकोट्स कहा गया है और एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा है। एरियन व प्लूटारक ने इन्हें एंड्रोकोट्स कहा है। यूनानी साहित्य के अंदर भी हमें इनकी जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसके बाद में देखिएगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की बात करें, तीनों एक ही नाम है, उपनाम थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो अर्थशास्त्र के नाम से जानी जाती है। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध जो है वो राजनीति से है। राजनीति से ये पुस्तक जो है संबंधित है। इससे हमें जो है प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, जो इनके संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में बात करेंगे। 323 से 298 ईसा पूर्व का जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। 305 ईस्वी की अगर हम बात करें तो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो उनका जो सामना हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त से वो सेल्यूकस हार जाते हैं। दोनों के बीच में संधि होती है। इस संधि की कुछ एक शर्तें थी, कुछ समझौते होते हैं, जिसके अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है अफगानिस्तान का पर्वतीय प्रदेश, और इसके साथ साथ ही उन्हें मिलता है सेल्यूकस की ओर से वैवाहिक संबंध, यानी सेल्यूकस की पुत्री हेलिना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, के साथ चंद्रगुप्त का विवाह होता है। और ये भारतीय इतिहास की पहली इंटरनेशनल मैरिज भी मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ जो है उस समय परंपरा थी कि जो लेखक हैं, दार्शनिक हैं, उनको एक दूसरे के दरबार में भेजा जाता था। तो मेगास्थनीज नामक जो यूनानी लेखक था उसे भी मौर्य दरबार में भेजा गया, और इस मेगास्थनीज नामक लेखक ने एक पुस्तक लिखी जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। ये भी मौर्य साम्राज्य को जानने का एक मुख्य स्रोत है। इंडिका जो है उसके अनुसार, जो इन्होंने लिखी मेगास्थनीज ने, उनके अनुसार भारत के अंदर दास प्रथा नहीं है, यानी उस समय भारत में दास प्रथा नहीं हुआ करती थी। मेगास्थनीज ने जब इसको लिखा था। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, यानी उसके अनुसार जो उस समय का भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में बंटा हुआ था।
चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य। कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने सुदर्शन झील, एक प्रसिद्ध झील सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और देखिए अंतिम समय की अगर बात करें चंद्रगुप्त की, तो जैन साहित्य से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण जो चंद्रगुप्त हैं वो एक जैन मुनि जिनका नाम भद्रबाहु था, क्या नाम था? भद्रबाहु था, उनके साथ वो मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और जहां पर 296 ईसा पूर्व के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम इनके अंतिम समय की ओर बात करना चाहें तो इन्होंने अंतिम समय के अंदर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपना लिया था। जैन संत भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था, और अंतिम समय भद्रबाहु के साथ ही व्यतीत किया, और चंद्रगिरि नामक पर्वत पर संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राण त्यागने की ये एक पद्धति होती है जिसके अंदर खाना पीना छोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति से। इसके बाद में देखिएगा, चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय उनका जो शासन था कितना विस्तृत था, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर के ईरान यानी फारस तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। इतना ज़्यादा विस्तृत इनका साम्राज्य था। अर्थशास्त्र जो कि यहाँ हमें सबसे ज़्यादा जानकारी देता है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में और मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में, ये जो है राजनीति शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। ये जो है 15 खंडों में और 180 अध्यायों के अंदर विस्तृत है, विभक्त है। और इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। आपसे पूछा जा सकता है, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। सब्जेक्ट इसका कौन सा है? राजनीति है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन संबंध इसका राजनीति शास्त्र के साथ में है। इसके बाद में जो अगले शासक हुए वो थे बिंदुसार। अगले जो शासक हुए वो थे बिंदुसार। अब बिंदुसार जो थे मौर्य साम्राज्य के शासक बने। हालांकि ये अशोक के जितने प्रतापी शासक नहीं रहे, वीर और साहसी नहीं थे उतने ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कुछ पाया नहीं तो इन्होंने कुछ खोया भी नहीं। यानी पिता के द्वारा दिया हुआ जो साम्राज्य था उसका ज्यों का त्यों बनाए रखा। हालांकि इन्होंने और विस्तार नहीं किया, लेकिन उतना के उतने को बनाया रखा था। कुछ खोया और कुछ पाया नहीं था इन्होंने। बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वो आजीवक धर्म को मानते थे। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा और काफ़ी समय तक इसके साथ में काम किया। चाणक्य के बाद खल्लाटक नामक एक व्यक्ति था जो इनका प्रधानमंत्री बना था। देखिए, यूनानियों ने इसे उपाधि भी दी थी, अमित घात या अमित्र घात, अमित्रोचेट्स, ये कई नाम इनके आते हैं। यानी यूनानी साहित्य के अंदर इन्हें इस नाम से जाना जाता है, अमित घात, अमित्र घात, अमित्रोचेट्स, यानी शत्रु विनाशक के रूप में इन्हें जाना जाता है यूनानी साहित्य के अंदर। बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला में एक देखिए विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार जो है अपने सबसे बड़े बेटे जो हैं सुसीम को भेजते हैं, परंतु सुसीम जो है वो असफल हो जाता है, वो उस विद्रोह को दबा नहीं पाता। तो फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजते हैं। अशोक इस विद्रोह को दबा देता है और वहाँ पर जो है महादेवी नामक कन्या से विवाह भी करता है। तो ये बिंदुसार थे जिन्होंने न कुछ खोया न कुछ पाया, यानी उतने साहसी तो नहीं रहे लेकिन जितना था उसको बना करके रखा। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे हमारे सम्राट अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व का इनका टाइम पीरियड माना जाता है, और इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमारे पास में है शिलालेख। शिलालेखों से हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। 1750 के अंदर टिफेंथर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जो है शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। सिंहली अनुश्रुति ये भी एक जो है इनके जानकारी का स्रोत है। इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। 4 वर्ष तक इनका उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा।
हालांकि जो इनका राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व हो गया था, लेकिन राज्याभिषेक जो है विधिवत रूप से वो हुआ था 269 ईसा पूर्व के अंदर इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है। राज्यारोहण जो है 269 के अंदर हो चुका था, तो कई जगह आपको 269 भी इसकी डेट मिलती है। और जब इनका राज्यारोहण हुआ उससे पहले ये अवंती यानी उज्जैन के राज्यपाल थे और इन्होंने अपने 99 भाइयों का वध करके ये सिंहासन प्राप्त किया था, ऐसी अनुश्रुति के अनुसार माना जाता है। अशोक ने चाणक्य का ही एक शिष्य था राधागुप्त, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था और उसी के सहयोग से ही सुसीम और इसके जो अन्य भाई थे उनको पराजित किया था और इस साम्राज्य की स्थापना की थी, इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जो है किया था। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जो जानकारी है हमें बौद्ध ग्रंथों, दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। दोस्तों, अशोक के जीवन काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान देने के लिए बाबरू शिलालेख भी बनवाया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के ये बहुत बड़े संरक्षक भी रहे, इसलिए इन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ये विशेषता आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। 13वें शिलालेख के अंदर हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 261 ईसा पूर्व जो हुआ था। अशोक के हमें कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। अशोक को पुराणों के अंदर अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों के अंदर हम इन्हें क्या कहते हैं? अशोक वर्धन, क्योंकि इन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, इसलिए इन्हें अशोक महान भी कहा जाता है। मास की लघु शिलालेख में इन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया है। अन्य शिलालेखों में इन्हें देव नाम प्रिय यानी देवताओं के प्रिय शासक भी कहा गया है। बौद्ध साहित्य के अंदर इन्हें चंड अशोक भी कहा गया है। ये नाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। भाबरू शिलालेख की अगर बात करें तो भाबरू शिलालेख जो है बेराठ में, राजस्थान के जयपुर के अंदर बेराठ में प्राप्त हुआ अशोक का शिलालेख है। भाबरू शिलालेख से हमें अशोक के धम्म और संघ के प्रति जो इनकी निष्ठा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। मास्की, गुर्जरा, निटूर और उदयगोलम के अभिलेखों में ही इनका वास्तविक नाम है। बाकी हमने पीछे बात की थी इनके कई अन्य नाम कई अन्य ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविक नाम अशोक था। इसका जो हमें पता है वो इन अभिलेखों के द्वारा ही चलता है। दोस्तों, कलिंग युद्ध जो था इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी रहा। उनकी पूरी जीवन शैली को ही परिवर्तित करने का कार्य जो किया था वो कलिंग युद्ध ने ही किया था। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने जो है उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और युद्ध की विजय को त्याग कर धर्म विजय की नीति को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो गए थे और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय को ये मान करके चलना इन्होंने जीवन का लक्ष्य शुरू कर दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया जो एक नैतिक संहिता थी। धम्म क्या था? एक नैतिक संहिता थी तथा इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए अपने शासन के 14वें वर्ष के अंदर धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी, जिसकी जानकारी हमें इनके शिलालेखों के द्वारा भी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में किया था। दोस्तों, ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद और शासनकाल के 9वें वर्ष में ये युद्ध हुआ था, राज्यारोहण के 12 वर्ष पश्चात या फिर शासन के 13वें वर्ष के अंदर जो है इन्होंने ये युद्ध किया था। कलिंग युद्ध इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तीसरी बौद्ध संगति के अंदर अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु प्रचारक भी भेजे। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। 232 ईसा पूर्व ये माना जाता है कि अशोक की मृत्यु हो गई थी। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और आजीवक जो संप्रदाय था उनके निवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। 4 गुफाएं इन्होंने बनवाई जिनके नाम जो है कर्णचोपर,
सुदामा और विश्व झोपड़ी के नाम से आती हैं। सारनाथ लेख के अनुसार अशोक का जो साम्राज्य है वो नेपाल में भी था, यानी नेपाल तक इनका साम्राज्य विस्तृत था, बहुत विस्तृत साम्राज्य था इनका दोस्तों। और आरंभिक जीवन में जो शैव धर्म के अनुयायी थे, अशोक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन हमने पहले भी बात की कि कलिंग युद्ध इनके लिए बहुत ज़्यादा जो परिवर्तनकारी था। कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद देखिएगा 184 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश का पतन हो गया। बाद में इतने अच्छे इसमें शासक नहीं रहे थे, इसलिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। इतिहासकार रोमिला थापर है जो मौर्य वंश के पतन का जो कारण है वो इनकी अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था को मानती हैं। इसके बाद में हम बात करें मौर्यकालीन प्रशासन की, तो मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक नहीं था दोस्तों। इसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। भारत जो प्राचीन भारत था उसमें सर्वाधिक विस्तृत नौकरशाही की अगर बात करें तो वो मौर्य काल में ही थी। सर्वाधिक विस्तृत जो नौकरशाही है हमें वो मौर्य काल में देखने को मिलती है। इस समय जो है अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक नियंत्रण जो है वो सर्वाधिक था। राजनीतिक नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर भी था। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य प्रशासन जो था उसके अंदर सर्वोच्च जो स्थिति है वो सम्राट की ही मानी जाती थी। सबसे ऊपर कौन था? सम्राट था। और ये भारत की पहली केंद्रीयकृत व्यवस्था भी मानी जाती है। ये सम्राट ही था जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सभी का प्रमुख हुआ करता था। लेकिन इस राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। प्रशासन को मदद करने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था जिन्हें तीर्थ कहा गया। ये एक प्रकार के मंत्री ही थे। ये महामात्य भी कहे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो तीर्थ, मंत्री और पुरोहित का था। मंत्री परिषद के नीचे देखिएगा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी हुआ करते थे जिन्हें हम अध्यक्ष कहते थे। कुछ अध्यक्षों की हमें जानकारी अर्थशास्त्रों के अंदर प्राप्त होती है जिसमें जिनकी संख्या 26 मानी गई है। तो इनमें प्रमुख की बात करें तो पोतवाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जो माप तोल के अध्यक्ष थे। शुल्काध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जो चुंगी वसूलने का कार्य किया करते थे। सीताध्यक्ष कौन से थे? सीता का जो संबंध एग्रीकल्चर से माना जाता है तो कृषि विभाग के अध्यक्ष ये हुआ करते थे। पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और सीताध्यक्ष। इसके बाद में हम बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन के अंदर देखिएगा मौर्य साम्राज्य जो है वो प्रांतों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय कलिंग विजय के बाद में 5 प्रांत हो गए थे। कितने प्रांत हो गए थे? 5 प्रांत। मौर्य साम्राज्य किन भागों में बांटा गया था? तो चक्र और आहार के नाम से भी जाना जाता था। कुछ एक प्रांत जो हैं प्रांत और राजधानी, तो उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, अवंती की उज्जैन थी और मध्य देश की तोसली थी और कलिंग की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। दोस्तों प्रांतों के अंदर इनको बांटा गया था। इसके बाद में देखिएगा मौर्य साम्राज्य जो था उसको और अगर आगे हम डिवाइड करें तो प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था। जो प्रांत थे उनको आगे मंडलों में बांट दिया गया था और मंडल जो हुआ करते थे उनके प्रधान जो हुआ करते थे उन्हें हम प्रदेष्टा या प्रादेशिक के नाम से जानते थे, या महामात्य होता था जो इनका अध्यक्ष होता था, इनका कार्यभार संभालता था। मंडल जो आगे थे वो जिलों के अंदर बांटे गए थे, जिलों में विभक्त थे जिन्हें हम आहार या विषय भी कहते थे, जिन्हें हम आहार या विषय भी कहते थे। इनका जो प्रधान था वो विषयपति या स्थानीय कहलाता था। इनका जो प्रधान था वो विषयपति या स्थानीय कहलाता था और स्थानीय के अधीन बहुत सारे गांव हुआ करते थे। तो सबसे छोटे गांव हो गई, सबसे बड़ा क्या हो गया? प्रांत हो गया। तो स्थानीय के अधीन बहुत सारे गांव हुआ करते थे और ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेखों में जो हमें मुख्य अधिकारी पढ़ने को मिलते हैं उनकी बात हम करते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। धम्म महामात्र की बात करें, 5वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। इसका कार्य था धर्म का प्रचार करना। रज्जुक की जानकारी हमें 3रे अभिलेख में मिलती है।
ये न्यायिक और राजस्व संबंधी कार्यों को संभालता था। उसके बाद में हम बात करें प्रतिवेदक की, तो इसका जो लेख है छठे शिलालेख में है। ये जनता की बात को राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था, यानी जनता की बात को राजा के पास में पहुंचाया करता था। इति झाका महामात्य या स्त्री महामात्य, ये क्या था, ये स्त्रियों की देखभाल करने का कार्य किया करता था। इसका उल्लेख हमें 12वें शिलालेख में मिलता है। ब्रिज भूमि का जो उल्लेख है हमें 12वें शिलालेख में मिलता है। इसका कार्य था वन चारागाहों की देखभाल करना। तो इस प्रकार के मुख्य अधिकारी थे। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था वो सम्राट ही था। हमने पीछे भी देखा सब कुछ का प्रधान कौन था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सब सम्राट के पास में ही होती थी। अर्थशास्त्र में जो न्यायालय की जानकारी मिलती है उसके अनुसार हमें न्यायालय जो कोर्ट जो थे वो दो प्रकार के थे। एक तो था कंटक शोधन, जिसमें फौजदारी कार्य हुआ करते थे, यानी फौजदारी मुकदमे चलते थे। यहाँ का जो न्यायाधीश है वो प्रतिष्ठा हुआ करता था। दूसरा था धर्मस्थनीय, इसमें दीवानी मामले यानी जो धोखाधड़ी से संबंधित जो मामले हैं वो इसमें आते थे। मारपीट या इस तरह के जो मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, वो फौजदारी में जाते थे। और इसका जो न्यायाधीश है वो व्यवहारिक या धर्मस्थ होता था। इस समय के दंड बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करते थे। तो इस प्रकार की जो न्यायिक व्यवस्था वहाँ पर थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि भी थी, पशुपालन भी था और वाणिज्य भी था। यानी ये अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित था, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहते थे। क्या कहते थे? वार्ता के नाम से जानते थे। कौटिल्य जो है धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट मानते थे। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की एक रूपरेखा तैयार की गई। भूमि कर जो है वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। टैक्स ही था जो भूमि से लिया जाने वाला कर था वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और ये उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। विभिन्न कर जो थे इस समय इस प्रकार से थे। जो भाग है, पहला जो है भाग है कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर लिया जाता था, यानी किसान जो उत्पादित करते थे उस पर लिया जाता था। दूसरा था सीता। सीता क्या था? राजकीय व वन्य भूमि से जो आय होती थी उस पर लिया जाता था। प्रणय, ये इमरजेंसी टैक्स था, आपातकाल के अंदर लिया जाता था। बलि क्या था? तो ये एक प्रकार का भू राजस्व था। इसके बाद देखिएगा हिरण्य जो कर था वो नगद कर था। कौन सा कर था? नगद कर था। इसके अलावा देखिएगा सेतुबंध नामक का टैक्स भी लिया जाता था कि राज्य के द्वारा जो सिंचाई का प्रबंध किया जाता था उसके ऊपर सेतुबंध नाम का जो टैक्स है वो लिया जाता था। विष्टि क्या था? विष्टि भी एक प्रकार का टैक्स था। बेगार जिसको हम कहते हैं, निःशुल्क राज्य के द्वारा श्रम का कार्य करवाया जाता था। मौर्य काल में देखिएगा हाथी दांत का व्यापार जो है विकसित अवस्था में था और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था काशी। जो मुख्य व्यवसाय में अगर हम बात करें, मुख्य व्यापार जो इनका था हाथी दांत का व्यापार भी इस समय बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में था और इसका जो मुख्य केंद्र है वो काशी था। इसके बाद में देखिएगा सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में पृथक से सैन्य विभाग का वर्णन जो है मेगस्थनीज की इंडिका में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अनुसार जो पूरा सैन्य प्रशासन था वो 30 लोगों के समूह के द्वारा संभाला जाता था। इसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी और ये जो समितियां थी 5 विभागों को संभालती थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना जो है इनके विभागों को संभालने का कार्य किया करती थी। मौर्यों के पास एक बहुत अच्छी शक्तिशाली नौसेना भी थी। मौर्य काल में 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। प्रकाश युद्ध, तृष्णी युद्ध और कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध जो आमने सामने खुले के मैदान में हुआ करता था और फूट डाल करके जो राज्य में फूट के द्वारा जो युद्ध होता था तृष्णी युद्ध कहते थे। कूटनीति के प्रयोग करके जो युद्ध होता था उसे हम कूट युद्ध के नाम से जानते थे। सामाजिक जीवन की बात करें तो इस समय समाज का जो मुख्य आधार था वो था परिवार और परिवार का जो मुखिया है वो पिता ही हुआ करता था। समाज 4 वर्ण जो हमारे पहले से प्रचलित थे वो इस समय भी थे। दास प्रथा का प्रचलन यहाँ आते आते हो गया था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। समाज में इस समय सती प्रथा हमें देखने को नहीं मिलती थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह और नियोग प्रथा हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मनोरंजन कैसे करते थे?
तो मनोरंजन के लिए ये घुड़दौड़, रथ दौड़, पासा आदि का इस्तेमाल किया करते थे। तो परिवार इनका मुख्य आधार था। पिता जिसका मुखिया होता था, वही 4 वर्ण जो है पीछे से चल रहे थे वो यहाँ भी थे। दास प्रथा का प्रचलन हो चुका था। कौटिल्य जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। सती प्रथा जो है वो इस समय प्रचलन में नहीं थी। विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद में हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ, तो रोमिला थापर के अनुसार जो इनकी व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत थी। इसके कारण इनका पतन हो गया। डीडी कौशाम्बी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को इसका कारण मानते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन में सबसे मुख्य कारण अगर हम माने तो वो था योग्य उत्तराधिकारियों की कमी होना। आगे योग्य उत्तराधिकारी नहीं आए, इसलिए ये जो साम्राज्य है वो पतन में चला गया। मौर्यकालीन सिक्कों की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में राजकीय जो मुद्रा थी वो थी पण। कौन सी थी? पण क्या थी? राजकीय मुद्रा थी उस समय की। ये एक चांदी का सिक्का हुआ करता था जिस पर सूर्य, चंद्रमा, पीतल, सांप आदि के चित्र थे। इन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। इनके अलावा निष्क जो है सोने का सिक्का था। कारशापण या धर्ण चांदी का सिक्का था। मासक या कांकड़ी जो है वो तांबे का सिक्का था। ऐसे सिक्के भी उस समय प्रचलन में थे। भारत में प्रचलित पहला सिक्का आहत सिक्का था जो हमें बौद्ध काल में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो व्यापक रूप से जो प्रयोग था वो मौर्य काल के अंदर ही किया गया था। इसके अलावा देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है सांची का लघु स्तंभ शिलालेख जो रायसेन मध्य प्रदेश में। इसमें 4 सिंह आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं जिनके नीचे हंसों को दाना चुगते हुए भी दिखाया गया है। और इस साम्राज्य की सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है वो है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इस शिलालेख में सबसे ऊपर जो है 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं जिनके नीचे 4 पशु हैं, क्रम से बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनके बीच में एक चक्र है जिसमें 24 आरे हैं। और इसी शिलालेख से ही जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अशोक चक्र जो है यहाँ से लिया गया है। इसे जनवरी 1950 में घोषित किया गया था। इसे जनवरी 1950 के अंदर जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये था मौर्य साम्राज्य। इस क्लास की PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।